हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम लोग परमार सर के PYQ सीरीज 6 के ज्योग्राफी लेक्चर 2 का रिवीजन करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत संवहन धाराओं के माध्यम से प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है मेंटल। पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। आयतन के हिसाब से भूपर्पटी 1% है, मेंटल 84% है और कोर 15% है। द्रव्यमान, भूपर्पटी द्रव्यमान के हिसाब से 1%, मेंटल 68% और कोर 31% है। भूपर्पटी यह सिलिका और एल्युमिनियम की परत से बनी होती है। इसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। भूपर्पटी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। महासागरीय भूपर्पटी यह सिलिका और मैग्नीशिया से बनी होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी यह भूपर्पटी का वह भाग है जो पृथ्वी की बाह्यतम परत जो महाद्वीपों और महाद्वीपीय शेल्फों का निर्माण करती है। और महासागरीय भूपर्पटी यह भूपर्पटी का भाग है जो जलमग्न होता है और यह महासागरों के नीचे स्थित होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी मोटी होती है, इसकी मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। महासागरीय भूपर्पटी पतली होती है, लगभग 5 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी यह हल्की होती है, जबकि महासागरीय भूपर्पटी सघन होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी यह ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है और महासागरीय भूपर्पटी बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, जिसमें सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट होता है, फिर मेंटल और फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर। मेंटल यह सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर तक होती है। मेंटल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। दुर्बलता मंडल यह पृथ्वी की ऊपरी परत की ठोस, अर्धद्रव परत है जो यांत्रिक रूप से दुर्बल और नम्य होती है। यह स्थल मंडल के नीचे स्थित होती है। दुर्बलता मंडल मैग्मा लावा का स्रोत होता है। कोर यह निकेल और लोहे से बना होता है। कोर को 2 भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक कोर यह ठोस रूप में होता है और बाह्य कोर यह द्रव्य रूप में होता है और बाह्य कोर ही चुंबकीय गुण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी की सतह के बारे में जानने के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। पृथ्वी के परत से प्राप्त वास्तविक नमूने। अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, वैज्ञानिक मापन और गणना से प्राप्त अनुमान। प्रत्यक्ष स्रोत, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट, इससे लावा जैसे पृथ्वी के अंदरूनी भाग से निकलता है, जिससे संरचना का पता चलता है। गहराई से निकले खनिज, खदानों और ड्रिलिंग से प्राप्त चट्टानें पृथ्वी की परत की संरचना बताती हैं। खनन और ड्रिलिंग पृथ्वी की पपड़ी तक सीमित जानकारी देती है, लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक। भूतापीय स्रोत, पृथ्वी के नीचे से निकलने वाली उष्मा से तापमान और ऊर्जा का अनुमान लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष स्रोतों में आती हैं भूकंपीय तरंगे P और S वेव और सतही तरंगों के व्यवहार से पृथ्वी की परतों के घनत्व और अवस्था का पता चलता है। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के विभिन्न भागों में गुरुत्वाकर्षण के अंतर से घनत्व का अनुमान लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के कोर में धात्विक तत्वों की उपस्थिति का संकेत देता है। तापमान और दाब का परिवर्तन, गहराई के साथ तापमान और दाब बढ़ने से आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। उल्कापिंडों का अध्ययन, उल्कापिंडों की संरचना पृथ्वी के कोर जैसी होती है, इसलिए उनसे तुलना की जाती है। संवहनीय धारा सिद्धांत, यह आर्थर होम्स द्वारा दिया गया था। होम्स ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि संवहनीय धाराएं मेंटल में एक प्रकार गति करती हैं, जैसे गर्म हवा एक कमरे में चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया से पृथ्वी की सतह में मौलिक रूप से बदल देती है। अब कुछ हम लोग डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी है कोनराड डिसकंटिन्यूटी। निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल को महो और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रैपिडी, निचली मेंटल और बाह्य कोष्ठ के बीच गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और बाह्य कोष्ठ और आंतरिक कोष्ठ के बीच की डिसकंटिन्यूटी को लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला कर दो। कोय से कोयराड, मुझे से महो, रेड से रैपिडी, गुलाब से गुटेनबर्ग और लादो से लेहमैन डिसकंटिन्यूटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन दो विवर्तनिक प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है? इसका आंसर है भारतीय और यूरेशिया प्लेट। लॉर्डेशिया, यह प्राचीन सुपर महाद्वीप था जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित था। इसकी उत्पत्ति पैंजिया नामक महाद्वीप के टूटने से हुई थी। ये विशेषता यह उत्तरी सुपर महाद्वीप था। दक्षिणी सुपर महाद्वीप गोंडवाना से अलग हुआ। पैंथालाशा, यह प्राचीन महासागर था जो पैंजिया सुपर महाद्वीप के चारों ओर से घेरे हुए था। 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। आधुनिक समय के सभी महाद्वीप पहले एक साथ मिले हुए थे, जिन्हें पैंजिया कहा जाता था, और जलमंडल को पैंथालाशा कहा जाता था। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराए। इस टकराव के कारण पृथ्वी की परत में अत्यधिक दाब और संकुचन हुआ। परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत और तिब्बती पठार का निर्माण हुआ। जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक विशेषताओं का उनके प्राथमिक प्लेट सीमा प्रकार से मिलान करें। मध्य महाद्वीपीय कटक, ये अपसारी प्लेट है। मरियाना ट्रेंच, यह अभिसारी प्लेट है। और सेंट फॉल्ट, यह रूपांतरित प्लेट है। प्रवाह संबंधी बल, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत यह मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में दिया था। यह सिद्धांत यह सुझाव देता है कि पृथ्वी की दुर्बलता मंडल, जिसके अंदर भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल आती है, बड़ी कठोर प्लेटों में विभाजित है जो एक दूसरे के साथ गतिमान होती है और विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं को उत्पन्न करती है। प्लेटों के प्रकार, अपसारी प्लेटें, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिनसे लावा फूटता है और नई भूपर्पट्टी बनती है। अभिसारी प्लेट, जब दो प्लेटें टकराती हैं, जिससे एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है और एक निम्न स्खलन क्षेत्र बन जाता है, जिससे भूपर्पट्टी नष्ट हो जाती है। रूपांतरित प्लेट, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर क्षैतिज दिशा में घसकती है, जिससे न तो भूपर्पट्टी बनती है और न ही नष्ट होती है। मरियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच यह पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, जिसकी अधिकतम गहराई 10,984 मीटर लगभग 11 किलोमीटर है और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीपों के पूर्व में स्थित है। इसका सबसे गहरा भाग चैलेंजर डीप कहलाता है। विवर्तनिक प्लेटें स्थलमंडल प्लेटों का निर्माण करता है, जिसमें परत और मेंटल का ऊपरी ठोस भाग शामिल होता है। कुल 7 मुख्य प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटों में प्रशांत प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, यूरेशिया प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। छोटी प्लेटों में कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, भारतीय प्लेट, अरेबियाई प्लेट और फिलीपींस प्लेट शामिल हैं। अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, यह प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम है। यह प्रशांत महासागर के चारों घोड़े के नाल के आकार का क्षेत्र है। यह उच्च भूकंप तथा ज्वालामुखी संभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निलंबी घाटियां प्रायः अधिक ऊंचाई पर प्रमुख हिमनद नदियों में खुली हुई पाई जाती हैं। कथन 2, ऐसी निलंबनी घाटियों के पर्वत स्तंभ प्रायः रुंडित होकर त्रिभुजाकार फलकों में बदल जाते हैं। यहाँ 1 और 2 दोनों ही सही है। हिमनदों द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ, अपरदनात्मक भू आकृतियाँ जिसमें सर्क, ये ग्लेशियर घाटियों के सिरे से बनते हैं। शिखर, लटकती घाटियाँ, हिमनद घाटियाँ शामिल हैं। निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ, इसमें मोरेन, एस्कर, ड्रमलीन, हिमानी धौत मैदान शामिल हैं। फजॉर्ड, समुद्री जल का हिमनदीय गति में प्रवेश। टर्न झीलें, यह सर्क में जल भर जाता है तब झीलें बनती हैं। अपर्दन, ये वे आकृतियाँ हैं जो ग्लेशियर की बर्फ और पत्थरों के घर्षण से भूमि के काटने घिसने पर बनती हैं। शर्क,
पहाड़ की ढलान पर कटोरे जैसे गहरी गोलाकार घाटी होती है। ऑरेट, दो घाटियों के बीच बनी पतली धारीय पहाड़ी कगार। हॉर्न, कई सर्क मिलकर बनती है। यह एक नुकीले शिखर जैसी चोटी होती है। लटकती घाटियाँ, मुख्य घाटी से ऊंचाई पर लटकती हुई छोटी घाटियाँ। यू आकार की घाटियाँ, ग्लेशियर द्वारा चौड़ी और गहरी बनी घाटियाँ जिनका आकार यू जैसा होता है। निक्षेपण, ये आकृतियाँ तब बनती है जब ग्लेशियर पिघलकर मिट्टी, रेत और पत्थर जमा करता है। इसमें मोरोन, ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी और पत्थर का ढेर होता है। ये एस्कर, या पिघले पानी की नदियाँ द्वारा बने लंबे शकरे टीले होते। ड्रमलीन, या अंडाकार आकार की छोटी पहाड़ियाँ जो बर्फ के नीचे जमा सामग्रियों से बनी हैं। आउटवॉश प्लेन्स, या ग्लेशियर से निकलने वाले पानी द्वारा फैलाई गई चौड़ी समतल भूमि। फ्योर्ड, यह समुद्र का पानी ग्लेशियर द्वारा बनी घाटी में प्रवेश कर जाता तो उसे फ्योर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की परत में आर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर है K40 का 6। समस्थानिक आइसोटॉप्स, इसके परमाणु क्रमांक समान होती है। इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। समभारिक आइसोबार्स, इसके परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स की परमाणु संख्या अलग अलग हो सकती है। द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अल्फा 6, इसमें नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी हीलियम नाभिक निकलते हैं। द्रव्यमान संख्या 4 घटती है और परमाणु क्रमांक 2 घटता है। बीटा 6, इसमें नाभिक का 1 न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, या फिर 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलकर पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करता है। परमाणु क्रमांक +1 या -1 बदलता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या वही रहती है। गामा 6, इसमें नाभिक में गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। इसमें न तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है और न ही द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन होता, केवल नाभिक की ऊर्जा अवस्था बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शहरी प्रकाश प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कौन सा खगोलीय अवलोकन सबसे अधिक बाधित हो रहा है? इसका आंसर है गहरे आसमान की वस्तुएं। उर्सा मेजर तारामंडल, इसे महान भालू ग्रेट वियर और सप्तऋषि नाम से जाना जाता है। यह उत्तर आकाश में स्थित एक तारामंडल है। उर्सा मेजर में बिग डिम्पर तारामंडल दिखाई देता है। श्रमिष्ठा या कैसियोपिया, यह W आकार का तारामंडल है। इसमें 5 तारे होते हैं। कैसियोपिया का सबसे चमकीला तारा सिडार है, जिसे अल्फा कैसियोपिया भी कहा जाता है। सिग्नस एक प्रमुख उत्तरी तारामंडल है जो अपने विशिष्ट क्रॉस आकृति के लिए जाना जाता है। धनुष और क्रॉस के आकार का यह नक्षत्र है। ओरियन, जिसे हंटर भी कहा जाता है, एक प्रमुख तारों का समूह है जो उत्तरी खगोलीय गोलार्ध में सर्दियों के दौरान दिखाया जाता है। ओरियन का सबसे चमकीला तारा रेगेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बिम्स्टेक सदस्य देश ऊर्जा के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अग्रणी है? इसका आंसर है भारत। बिम्स्टेक, यह बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। यह संगठन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसके सदस्य देश में 7 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। सार्क, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इसमें 8 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपरदित स्थलाकृतियों की विशिष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? संकरे आधार और चौड़े ऊपरी भाग वाले
मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण मेज के सतह के समान सपाट शीर्ष वाले अवशिष्ट पर्वतों का विकास, अलग थलग स्तंभों पेडस्टल के रूप में खड़े चट्टानी अवशेष का उभरना, इसमें से तीनों सही हैं। हवा द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। अपरदन, ये आकृतियाँ हवा के कटाव और घर्षण से बनी होती हैं। इसमें पैडी प्लेन, ये कई छोटी छोटी घाटियों और समतल सतहों से मिलकर बने विस्तृत मैदान होते हैं। प्लाया, ये शुष्क क्षेत्रों में बने छोटे छोटे नमकीन झीलों के तल हैं। मशरूम रॉक, हवा द्वारा निचले हिस्सों को ज़्यादा काटने से बना मशरूम जैसा आकार का दिखाई देता है। पेडस्टल रॉक, संकरी नींव और चौड़े ऊपरी हिस्से वाले चट्टान होते हैं। यारडांग, हवा द्वारा काटी गई लंबी और संकरी चट्टानें होती हैं। डिफ्लेक्शन हॉलो, हवा द्वारा मिट्टी उड़ाने से बने गहरी गड्ढेनुमा जगह। जाइगन, या कठोर और मुलायम परतों के कटाव से बनी चट्टानी संरचना है। निक्षेपण, ये आकृतियाँ हवा द्वारा लाई गई रेत और धूल के जमाव से बनती है। रेत के टीले, हवा द्वारा उड़ाई गई रेत के ढील है। बरखान, यह अर्धचंद्राकार टीले जैसे जैसलमेर राजस्थान में। शीफ, लंबे और संकरे टीले जिसमें एक पंख जैसी आकृति होती है। बजारा, पहाड़ की तलहटी में जमा रेत और कंकड़ का ढलान। रेगिस्तानी बालू का स्तूपों, सैंड डन्स के प्रकार। अनुदैर्ध्य या रेखीय टीले, ये हवा की दिशा में बने लंबे टीले होते हैं। अनुप्रस्थ टीले, ये हवा की दिशा के लंबवत बने चौड़े टीले होते हैं। पर्वलीय टीले, ये वनस्पति से ढके हुए अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन ब्रह्मांडीय परिघटनाओं पे विचार करें। पहला है ब्लैक होल, सीधे अपने घटना से एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। दूसरा है पल्सर, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। इसमें केवल 2 सही है। तारों का जीवन चक्र। स्टेलर नेबुला, अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादल जहां तारों का जन्म होता है। औसत तारा, यह मुख्य चरण है जहां तारा लंबे समय तक प्रकाश और ऊर्जा देता है। लाल दानव, ईंधन खत्म होने पर तारा फैलकर विशाल और लाल हो जाता है। ग्रहों की निहारिका, श्वेत पामना, अंत में बाहरी परतें हट जाती हैं और केवल एक छोटा घना और ठंडा केंद्र बचता है। यदि तारा अत्यधिक विशाल हो तो विशाल तारा पहले रेड सुपरजायंट बनता है, फिर सुपरनोवा महाविस्फोट, इसके न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। निष्कर्षण, छोटे तारे अंत में श्वेत पामन बनते हैं, जबकि विशाल तारों का अंत एक भीषण सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्राथमिक विशेषता है? इसका आंसर है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। वन के प्रकार और उनकी विशेषता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसकी विशेषता है कि यहाँ घने और बहुस्तरीय पेड़ होते हैं जो पूरे वर्ष हरे भरे होते हैं, जहाँ अधिकतम वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। यहाँ उगने वाली वनस्पतियों में अबुनाश, महोगनी, रोजवुड, रबर, बांस और श्रिंक्रोना है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे मानसूनी वन कहते हैं, यह शुष्क ऋतु में पत्ते गिराती हैं और 100 से 200 किलोमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भाग और हिमालय के तलहटी में पाई जाती है। यहाँ पे सागौन, साल, नीम, पीपल, बरगद और चंदन के पेड़ होते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, यह एक विरल वन है जहाँ पे वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यह शुष्क परिस्थिति के अनुकूल है। यहाँ पे गुच्छ घास मिलती है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग और दक्कन के पठार में पाई जाती। यहाँ बबूल, कैक्टस, खजूर और कीकर के पेड़ होते हैं। पर्वतीय वन,
यह पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन ठंडी जलवायु में पाई जाती। हिमालय और नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ मिलने वाले वनस्पति में चीड़, देवदार, फर, ओक और रोडोडेंड्रॉन हैं। मैंग्रोव वन। यह तटीय डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये लवण सहिष्णु होती हैं और इनके श्वसन वाले मूल होते हैं। यह सुंदरवन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात के तटीय भागों में पाई जाती है। यहाँ मिलने वाली वनस्पति में सुंदरी के वृक्ष, नारियल, पाम, मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पतियाँ हैं। तटीय एवं दलदली वन। यह तटीय, निम्न भूमि और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और नदी डेल्टा वाले क्षेत्रों में उगती है। इसमें मैंग्रोव, पाम, स्क्रू पाइन आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 16 पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, विस्तृत घास के मैदान से घिरी पहाड़ियों के अवनमनों और मोरों में वृक्षों का विकास, सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता। इसमें से केवल दूसरा सही है। 16 वन। यह विशेष परिस्थिति तंत्र हैं। ये उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है जो 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर घाटियों में पाए जाते हैं। इनके चारों ओर घास के मैदान होते हैं। ये भारत में केवल दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, विशेषकर पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों में। यहाँ कई ऐसे पौधे और जानवर मिलते हैं जो केवल इसी में पाए जाते हैं। इसका कारण है कि इसका अलग थलग रहना और विशिष्ट जलवायु। घास के मैदान। यह 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और समशीतोष्ण घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की विशेषता, ये लंबे होते हैं, कम पोषक तत्व वाले घास होते हैं। इन्हें हाथी घास के नाम से जाना जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं। सवाना, जो अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोज, ब्राज़ील। लानोस, वेनेजुएला। समशीतोष्ण घास के मैदान, ये छोटे होते हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनके उदाहरण हैं पेरी, जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। स्टीपीज, एशिया और यूरोप में। वेल्स, दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। पुस्ताज, हंगरी। कैंटबरी, न्यूजीलैंड। पंपास, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले पंपास को इन्हें अल्फा अल्फा घास कहा जाता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। किस क्वाड देश की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है? इसका आंसर है यूएसए। क्वाड में 4 देश शामिल हैं। इसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के बादल मुख्य रूप से गरज के साथ आंधी, बिजली, गड़गड़ाहट और भारी बारिश करते हैं? इसका आंसर है कपासी वर्षी, क्यूमुलोनिम्बस। बादल के प्रकार। निम्बस, वर्षा मेघ। इसकी विशेषता है ये वर्षा उत्पन्न करने वाले होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, धूसर रंग के होते हैं। निम्न स्तरीय बादल है। स्तरीय मेघ, स्ट्रेटस, यह परतदार बादल है, ये भी निम्न स्तरीय है। कपासी मेघ, क्यूमुलस, यह ऊन या फूलगोभी के आकार के होते हैं, सपाट आधार वाले होते हैं। यह मध्यम स्तर के बादल हैं। रीरस, यह वर्षा का कारण नहीं बनते, पंखुड़ी जैसी आकार के बादल होते हैं। यह उच्च ऊंचाई वाले बादल हैं। क्यूमुलोनिम्बस, कपासी वर्षी मेघ, यह गंभीर मौसम उत्पन्न करने वाले बादल हैं। व्यापक ऊर्ध्वाधर विकास होता है इनका। वर्षा, यह वह जल है जो वायुमंडल से वर्षा के रूप में विशेष समय अवधि और क्षेत्र में पृथ्वी की सतह पर गिरता है। वर्षा के प्रकार। सामान्य वर्षा यह तब होती है जब पृथ्वी की सतह सूर्य द्वारा गर्म होती है। पर्वतीय वर्षा यह तब होती है जब आर्द्र वायु को पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पर्वतीय वर्षा में पर्वतमुखी और पूर्वमुखी पक्ष। पवनमुखी ढाल यह पर्वत का वह हिस्सा है जो हवा की दिशा में होता है, जहाँ हवा ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है, जिससे भारी वर्षा होती। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट। प्रतिपवन ढाल यह पर्वत का वह हिस्सा होता है जो हवा की दिशा से दूर होता है। यहाँ कम वर्षा होती है क्योंकि हवा पहले पवनमुखी पक्ष में अपनी आर्द्रता खो देती है और सूखा होकर उतरती है। इससे वर्षा छाया क्षेत्र बन जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का प्रतिपवन ढाल।
चक्रवाती वर्षा, यह वर्षा का एक प्रकार है जो तब होता है जब गर्म आर्द्र वायु ठंडी शुष्क वायुमंडल से मिलती है। पछुआ पवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के बीच पाया जाता है। दूसरा, यह एक स्थानीय पवन है। इसमें केवल पहला सही है। पवन के प्रकार, पवन दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी पवन और व्यापारिक पवन। अस्थायी पवन में पछुआ पवने, ध्रुवीय पूर्वी पवने और स्थानीय पवने आते हैं। डोलड्रम क्षेत्र, जिसे उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ के नाम से जाना जाता है, लगभग भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच का यह क्षेत्र होता है। उच्च दाब क्षेत्र, यहाँ हमेशा शांत, साफ और शुष्क मौसम बना रहता है। निम्न दाब क्षेत्र, यहाँ पे बादल वाला, वर्षा वाला और तूफानी वातावरण होता है। पवन, यह हमेशा ताप के अंतर को संतुलित करने का प्राकृतिक तरीका है। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। पवन का विक्षेपण कैरोलिस फोर्स फेरस के नियम और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जो पवन की गति पर निर्भर करती है। पवन उत्तरी ध्रुव में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। कैरियोलिस फोर्स या भूमध्य रेखा पर 0 होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है और पवन की गति के साथ बढ़ता है। अस्वच्छांश 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित शांत उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं, जो कमजोर पवन और शुष्क जलवायु के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्वी पवने और पछुआ पवनों में अंतर। पूर्वी पवन, ये वे अस्थायी पवन हैं जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। पछुआ पवने वे पवन हैं जो मध्य अक्षांश से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्वी पवने लगभग 30 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा के बीच पाई जाती हैं। पछुआ पवने 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहती हैं। पूर्वी पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती। पछुआ पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से आती हैं। पूर्वी पवनों का कारण कैरियोलिस फोर्स है, जो पृथ्वी के घूर्णन और असमान तापमान के कारण उत्पन्न होता है। पछुआ पवनों का कारण कैरियोलिस प्रभाव के कारण ये पूर्वी पवनों की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण कौन सी घटना घटित होती है? इसका आंसर है ऋतुओं का घटित होना। पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव अक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और यह झुकाव ही विश्व भर में ऋतुओं और जलवायु भिन्नता का मूल कारण है। ग्रीष्म अयनांत, यह 21 जून को होता है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबे दिन के रूप में चिन्हित किया जाता है क्योंकि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है। शीत अयनांत, यह 23 दिसंबर को होता है क्योंकि सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है। विषुवत, यह 21 मार्च और 23 सितंबर के दौरान होता है, जब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। दिन की लंबाई, यह पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्धारित होती है। चंद्रमा को अपनी कक्षा में चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं, जिसमें अपप्रभु सबसे दूर का बिंदु और उपभू पृथ्वी के सबसे निकट का बिंदु होता है। हमारे सौरमंडल में केवल 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, वे हैं शुक्र और वरुण। 1 अप्रैल 2026 को प्रक्षेपित किया गया नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 50 से अधिक वर्षों में पहला मानव युक्त चंद्र फ्लाईबाई था। यह 10 दिवसीय मिशन ने ओरियन चंद्रयान में सवार 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सफलतापूर्वक चंद्रमा के चारों ओर ले जाकर भविष्य में चंद्रमा पर उतरने और अंततः मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए प्रणालियों का प्रशिक्षण किया। मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना एक पुल है जो भारत के त्रिपुरा को किस देश के साथ जोड़ता है? इसका आंसर है बांग्लादेश। मैत्री सेतु यह 1.9 किलोमीटर लंबा है और 2020 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। त्रिपुरा यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ स्टेट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्य ताप की भिन्नता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है? इसका आंसर है किसी भी क्षेत्र में जल निकायों की उपस्थिति। पृथ्वी पर सूर्य ताप की भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण की पारदर्शिता, दिन की लंबाई, पृथ्वी का झुकाव और घूर्णन, अक्षांश, ऊंचाई, पृथ्वी की स्थिति और सतही परावर्तन शामिल है। सूर्य ताप पर प्रभाव। भूमध्य रेखा पर बादलों की उपस्थिति के कारण सूर्य की रोशनी कम पड़ती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में न्यूनतम बादल आवरण के कारण सूर्य की रोशनी अधिकतम होती है। अल्बीडो सतह के परावर्तन को संदर्भित करता है। ताजी बर्फ का अल्बीडो सबसे अधिक होता है और डामर का अल्बीडो बहुत कम होता है। पेड़ों और महासागरों दोनों का अल्बीडो कम होता है, लेकिन महासागर वनों की तुलना में और भी कम सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान करें। अपक्षय यह गुरुत्वाकर्षण, आणविक, प्रतिकूल और रासायनिक क्रियाओं के कारण होता है। बृहद संचय यह गुरुत्वाकर्षणी बल के कारण होता है। अपरदन एवं परिवहन ये गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अनाच्छादन समग्र प्रक्रिया यह पृथ्वी के सतह पर कार्यरत बाह्य बल के द्वारा होता है। अपक्षय स्वस्थान है जो अपने जगह पर कार्य करता है। अपरदन के लिए एक पूर्ण शर्त है। भौतिक अपक्षय में तापीय विस्तार और बर्फ का शामिल होना। रासायनिक अपक्षय में जल योजन, विलयन, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनिकीकरण शामिल होता है। जैविक अपक्षय में पौधे और जानवर शामिल होते हैं। अपक्षय प्रक्रियाएं। अपक्षय इसके लिए वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। अपक्षय के लिए प्रेरक बल है गुरुत्वाकर्षणीय अपरदन, तनाव और रासायनिक क्रियाएं। मास मूवमेंट के लिए प्रेरक बल है ग्रेविटेशनल फोर्स। इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी। भूगर्भीय प्रक्रियाएं यह दो प्रकार की होती है, अंतर्जात और बहिर्जात। बहिर्जात अनाच्छादन। अंतर्जात में ये मंद में आता है पर्वत निर्माण, महाद्वीपीय निर्माण। आकस्मिक में ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। थार मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में महत्वपूर्ण अंतर होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में भारी भिन्नता पाई जाती। यहाँ पे केवल कथन 1 सही है। दैनिक तापांतर यह दिन और रात के ताप में अंतर को संदर्भित करता है। वार्षिक तापांतर यह वार्षिक अंतर को संदर्भित करता है। महाद्वीपीयता के कारण अत्यधिक तापमान भिन्नता होती है, जबकि तटीय क्षेत्र में समकारी प्रभाव का अनुभव होता है। कोल्डेरा को किस प्रकार की भूवैज्ञानिक विशेषता के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जाता है? इसका निर्माण ज्वालामुखी मैग्मा कक्ष के खाली होने और धंसने से होता है। इसका आंसर है मैग्मा कक्ष में धंसने के बाद निर्मित उच्च ज्वालामुखी कैडर। मिश्रित ज्वालामुखी यह पाइरोक्लास्टिक मलबा उत्सर्जित करते हैं। अम्लीय मैग्मा अत्यधिक गाढ़ा होता है, इसमें सिलिका की मात्रा अत्यधिक होती है और घनत्व कम होता है। क्षारीय मैग्मा की शैन्यता कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है और घनत्व उच्च होता है। मौना लोवा यह बड़े शोल ज्वालामुखी का उदाहरण। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। हॉटस्पॉट ज्वालामुखी अवस्थित ये प्रायः केवल प्लेट सीमा पर ही नहीं बल्कि टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हवाई क्षेत्र और एलस्ट्रोन उत्तरी अमेरिका। इसकी उत्पत्ति मेंटल में होती है, जहां पृथ्वी के अंतर गहराई से आने वाले उष्मा के कारण चट्टानें पिघलती हैं और ऊपर की ओर उठती हैं। सिल ज्वालामुखी का अत्यधिक तरल लावा होता है। पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा का प्राथमिक कारण क्या है, जो दुनिया भर में समुद्र के स्तर में नियमित वृद्धि और गिरावट का कारण बनता है? इसका आंसर है
चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव। अमावस्या, न्यू मून। इस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। बृहद ज्वार आते हैं और सूर्य ग्रहण की संभावना होती है। पूर्णिमा, इस दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। बृहद ज्वार आते हैं, चंद्र ग्रहण की संभावना होती है। प्रथम, तृतीय, चतुर्थांश, इसमें सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पे होते हैं, लघु ज्वार होते, कोई ग्रहण नहीं होता है। छाया के प्रकार। प्रछाया, इसमें पूर्णतः अंधकार में होता है, प्रकाश पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। उपछाया, इसमें आंशिक अंधकार होता है, आंशिक रूप से प्रकाश अवरुद्ध होता है। इसका उदाहरण है आंशिक सूर्य ग्रहण। प्रतिछाया, इसमें प्रकाश का वलय बनता है, वस्तु प्रकाश स्रोत से छोटी होती है और किनारे दिखाई देते। इसका उदाहरण है वलयाकार सूर्य ग्रहण। दैनिक ज्वार में प्रतिदिन एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार आता है। अर्ध दैनिक ज्वार में प्रतिदिन 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड्स आते हैं। रेड मून, लाल चांद, शब्द चंद्र परिघटना से संबंधित है। कैरियोलिस प्रभाव। कैरियोलिस प्रभाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण वस्तुओं या द्रवों के पथ के मुड़ने की घटना है। उत्तरी गोलार्ध में वस्तुएं दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और कैरियोलिस बल के प्रभाव में दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुएं बाईं ओर मुड़ जाती। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।